Assalamu alaikum. My name is Neelam. Hope you all are fine. Today we start over another topic of unit number 3, that is coordination and control. And the topic name is feedback mechanism. Basically, this topic is related to the endocrine system, and we see whether the endocrine glands secrete their secretion at a constant level or not. So this mechanism help us to determine whether whether the endocrine glands secrete their secretion at a constant rate or not. So what is meant by feedback mechanism? First we discuss this. Feedback mechanism means the regulation of a process by the output of the same process. And feedback mechanism are basically of two types. First is positive feedback and second is negative feedback. An endocrine gland do not secrete their hormones at a constant rate. The rate vary with the need of the body. Like many other functions in body, the secretion of hormone is also regulated by feedback mechanism. So this mechanism is related to endocrine gland, and we can regulate the secretions of gland with the help of this mechanism. And feedback mechanism is a process that regulate by the output of the same process. So we have said that there are two main type of feedback mechanism. First is positive and second is negative feedback. In negative feedback, the output of a process decrease or inhibit the process. It is very much clear to you that जो आप प्रोसेस आपकी बॉडी में हो रहा है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के आने वाले जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या फर्दर आपका ग्लैंड जो है वो हार्मोन सिक्रीट करेगा या नहीं करेगा, या उस प्रोसेस को स्टॉप कर देगा. तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि उस प्रोसेस से जो नतीजे आते हैं वो एक्चुअल प्रोसेस को दोबारा उसकी नॉर्मल कंडीशन में वापस ले आते हैं. दिस मैकेनिज्म वर्क टू रिटर्न अ कंडीशन टूवर्ड्स इट्स नॉर्मल वैल्यू. इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन है. अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो आपके पेनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करेगा. इंसुलिन जब आपके ब्लड में जाएगी तो वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को कम करेगी, और जिसकी वजह से दोबारा ब्लड के अंदर आपकी जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो एक्चुअल पॉइंट पे या सेट पॉइंट पे वापस आ जाएगी, जिसकी वजह से आपका पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा. अब उस प्रोसेस के नतीजे में क्या हुआ, एक्चुअल दोबारा इंसुलिन की जो प्रोडक्शन थी वो स्टॉप हो गई. इसी तरह अगर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाए तो आपका पेनक्रियाज जो है वो ग्लूकागोन प्रोड्यूस करता है, और ग्लूकागोन दोबारा जाके आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देता है, और आपके जब वो एक सेट पॉइंट पर जो आपकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, जब वहाँ तक आपकी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो पेनक्रियाज ग्लूकागोन की प्रोडक्शन को क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा. दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आउटपुट कंट्रोल द प्रोसेस, दैट इज़ द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन. सो इट इज़ नॉन एज नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक में क्या हुआ कि वही प्रोसेस जो है उसके आने वाले जो नतीजे हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपका प्रोसेस जो है वो या आपका जो वो हार्मोन है वो सिक्रीट करना है फर्दर या नहीं करना. पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ द प्रोसेस. मतलब जो आपका प्रोसेस है उसके आउटपुट से आने वाले जो नतीजे हैं वो डिसाइड करते हैं कि ये आपका जो प्रोसेस का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. पॉजिटिव फीडबैक में इसकी बेस्ट एग्जांपल है सक्लिंग एक्शन ऑफ एन इन्फेंट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन इन मदर, एंड दिस हार्मोन वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. मोर सक्लिंग लेड टू मोर हार्मोन विच इन टर्न लेड टू मोर milk production.
क्या होता है कि जब बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं तो उस वक्त उनकी सक करने से जो है वो मदर बॉडी के अंदर एक हार्मोन सिक्रेट होता है और वो हार्मोन मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। जितनी ज़्यादा सकलिंग की जाती है उतनी ही ज़्यादा वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा और उतना ही ज़्यादा वो फर्दर क्या प्रोड्यूस करेगा, मिल्क प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या था कि उस प्रोसेस मतलब आपने क्या किया, प्रोसेस को इंक्रीज़ किया, सकलिंग को इंक्रीज़ करने से आपकी प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन क्या होगी, डबल होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो फीडबैक में हमने कहा कि एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपकी हार्मोनल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो हैं वो एक कांस्टेंट रेट से हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करते। जिस टाइम आपकी बॉडी को उस हार्मोन की ज़रूरत होती है तो वो हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है और उसके बाद फर्दर उस हार्मोन की प्रोडक्शन को स्टॉप कर दिया जाता है। नेक्स्ट वी डिस्कस द डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। डिसऑर्डर्स आपको पहले भी बहुत दफ़ा बताया है कि इसे हम डिजीज़ बोलते हैं। तो वैसे तमाम बीमारियां जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हैं वो आपके पास डिसऑर्डर्स कहलाएंगे। और नर्वस डिसऑर्डर जो है ये दो तरह के होते हैं। कुछ डिसऑर्डर आपकी जो है वो प्रॉपरली ब्लड सप्लाई, ब्रेन को अगर ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही तो उस वजह से होते हैं, उसे हम वस्कुलर डिसऑर्डर्स कहते हैं। और कुछ आपकी जो है वो मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग ना करने की वजह से जो है वो फंक्शनल डिसऑर्डर होते हैं, जिसकी वजह से आपका वो पार्ट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। तो दो तरह के डिसऑर्डर्स हैं नर्वस। पहला इज़ अ वस्कुलर डिसऑर्डर एंड सेकेंड इज़ अ फंक्शनल डिसऑर्डर। वस्कुलर डिसऑर्डर में आपके पास एग्जांपल है पैरालिसिस और फंक्शनल डिसऑर्डर में आपके पास एग्जांपल है एपिलेप्सी। वस्कुलर डिसऑर्डर्स आर ड्यू टू एनी डिस्टर्बेंस in the blood supply to nervous system, while functional disorders are due to disturbance in nerve impulses generation and transmission. वस्कुलर डिसऑर्डर क्या थे, ऐसी बीमारियां जो आपकी दिमाग के अगर सिस्टम को या नर्वस सिस्टम को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होती तो उस वजह से, उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो क्रिएट होती हैं वो वस्कुलर डिसऑर्डर हैं, जिसमें आपके पास एग्जांपल है पैरालिसिस की। और दूसरी डिसऑर्डर जो है फंक्शनल डिसऑर्डर है, जो कब होती है, अगर आपका ब्रेन जो है वो प्रॉपरली नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं करता है या डिस्टर्बेंस हो जाती है नर्व इम्पल्स जनरेशन में और उसकी ट्रांसमिशन में, तो उसे हम जो है वो फंक्शनल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे वस्कुलर डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, दैट इज़ पैरालिसिस। Paralysis is the complete loss of function by one or more muscle group. It is most often caused by damage to the central nervous system, brain, and spinal cord. The damage may be due to stroke, rupture in the blood vessels of brain or spinal cord, blood clotting in these blood vessels, or poison produced by polioviruses. Patient may have weak paralysis throughout his or her body or may have paralysis in one side of body. They are there may also be paralysis in the lower extremities or in all four limbs. Next is the epilepsy, that is a functional disorder, and this disorder is created due to the abnormal production of or excessive discharge of nerve impulses in brain. It causes unprovoked seizures in patients. A seizure of epilepsy is a temporary abnormal state of brain marked by convolution. In younger people, epilepsy may be due to genetic or developmental causes. It people over of 40 years of age, brain tumors are more likely to cause epilepsy. Head trauma and central nervous system infection may cause epilepsy at any age. There is no known cure of epilepsy, but medicine can control seizure. Patients of epilepsy have to take medicine daily for the treatment as well as prevention of seizure. They are termed anticonvulsant or anti-epileptic drug.